हेलो बच्चों। हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर। उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बच्चा हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था एटॉमिक रेडियस क्या होती है। देन हमने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में एंड टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में। ये सब हमने पढ़ लिया। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करूं, मुझे ये बताएं कि लेट सपोज मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक है। लेट सपोज मैं क्वेश्चन लिखूं कि मेरे पास दो एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। एक सोडियम है बेटा और एक पोटेशियम है। कि सोडियम और पोटेशियम से किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा? पोटेशियम का। ये तो पिछली क्लास में स्टडी किया था कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। ये दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट है और मैं कहूं पोटेशियम नीचे लाई करता है सोडियम की, और जैसे ही आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपका रेडियस बढ़ जाता है, मतलब पोटेशियम का साइज बड़ा होगा सोडियम से। यहां तक हम क्लियर थे पिछली क्लास के अंदर। चलिए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं इसी एटॉमिक रेडियस में कंटिन्यूटी में। अगली हेडिंग डालिए बेटा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की। इसे कैसे समझते हैं? देखो, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, इसे ऐसे ध्यान से समझते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब तुम आगे बैठे हो तो मेरा टेंशन तुम पे है। अब जो लास्ट में स्टूडेंट बैठा है मेरा टेंशन उस पे भी है क्योंकि ये वाली रोज खाली है। अगर मैं कहूं ये जो बीच की रो है ये बिल्कुल भर जाए और ये क्लासरूम बिल्कुल फिल हो जाए, तो वो जो लास्ट में स्टूडेंट बैठा है क्या मेरा टेंशन उस पे जाएगा? उतना मेरा टेंशन उस लास्ट वाले स्टूडेंट पे कब ज्यादा होगा? जब बीच में बच्चे कम होंगे, इजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि क्या कर रहा है। बट अगर पूरा क्लासरूम फिल हो जाता है तो आई वॉन्ट बी एबल कि मैं उस पर उतना ध्यान दे पाऊं। उसी तरह यही है बात। देखो जरा, इसने क्या कहा कि ये मेरा एटम है। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं ये एटम है, चेक। अब अगर मैं कहूं इस एटम के, तुम मुझे बताओ एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। कि मैं कहूं इस एटम के सेंटर में प्रेजेंट है क्या? न्यूक्लियस। ऐसा ही है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। मतलब इस न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है ये ऑर्बिट, ये की शेल। अगर मैं कहूं ये एल शेल, चेक, ये शेल्स है, इसमें कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। कि इन ऑर्बिट में प्रेजेंट है मेरे इलेक्ट्रॉन, चेक। मैं कहूं अगर मेरा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? इस एल शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब न्यूक्लियस पे जो चार्ज है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, राइट। जो ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब मैं कहूं यहाँ पे जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? सेम चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। हमें पता है सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे बाहर की तरफ, पुश करेंगे कि तुम दूर जाओ, क्योंकि सेम चार्जेस है तो रिपल्शन करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जहां है ये थोड़ा डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से, थोड़ा दूर आ जाएगा। अब खुद सोचना कि जब ये यहां था तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहा होगा उस वक्त। जब ये दूर जाता जाएगा
तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे दूर हो जाएगा। क्यों दूर हुआ? क्योंकि इनर में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किया, इस आउटर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपेल कर दिया, दूर कर दिया। तो इससे जो बाहर की शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मैं कहूं उस पे जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना था क्या उतना लगेगा? नहीं, मतलब वो कम हो जाएगा ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग, दिस शील्डिंग बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? इससे मैं कह सकती हूँ कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें जितना न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड होना था अब उतना नहीं होता। क्या होता है? उससे कम हो जाता है। सो वो डिक्रीज, वो रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसी को क्या बोलते हो? बात समझ आई? शील्डिंग इफेक्ट क्या है? मतलब मैं कहूं कि सपोज कीजिए मैं न्यूक्लियस, बाहर पीछे बच्चे बैठे, लास्ट में बच्चे बैठे, जितना मेरा अटेंशन उस लास्ट वाले पे जाना चाहिए था उतना तो नहीं जाएगा अगर बीच में बच्चे आ गए। मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उन्होंने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुश किया, दूर किया। अगर उन्होंने जब दूर किया तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया? कम हो गया है। सो वो जो डिक्रीज है न्यूक्लियर चार्ज में वो किसकी वजह से, उसी को क्या बोल रहे हो आप? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बात समझ आई? शील्डिंग इफेक्ट समझ आया? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसी को क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट। इतनी पॉइंट क्लियर है? अब देखिए जरा, अब इस शील्डिंग इफेक्ट से हो क्या रहा है? क्यों पढ़ा हमने? कुछ तो हो रहा होगा ना। इस शील्डिंग इफेक्ट से अगर कुछ नहीं होता तो जरूरत ही क्या थी शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ने की? हमने तो वेरिएशन पढ़ लिए थे, नॉर्मल वेरिएशन पढ़ लिया था कि ग्रुप में कैसे चेंज हो रही है एटॉमिक रेडियस, पीरियड में कैसे चेंज हो रही है, ये चीज तो हम अंडरस्टूड थे। अब इस शील्डिंग इफेक्ट के आने से इसको एक और नाम से बोला जाता है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को आने से रेडियस पे क्या इफेक्ट होता है? ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं अपने ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13 की, अब मुझे जरा ये बताओ इस ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? बताओ बताओ, सोचो सोचो, क्या होते हैं? पेज पलटो, पीछे देखो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गीलियम, इंडियम, थीलियम, है ना? चल देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गीलियम, इंडियम, थीलियम, यही है ना ग्रुप 13? ध्यान से देखो जरा, पीरियोडिक टेबल में जो ये ग्रुप 13 है किसके बाद आता है? डी ब्लॉक के बाद। यहाँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, बीच में पूरा डी ब्लॉक बसा है, फिर ये 13 शुरू हो जाता है, 13, 14 पी ब्लॉक शुरू हो रहा है ना, ऐसा ही होता है। अब देखो, ये मैं ग्रुप 13 की बात करूं, देखा क्या जाता है, अगर मैं नॉर्मल वेरिएशन की बातें कहूं कि तुम कहोगे मैम टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते तो साइज क्या होना चाहिए था? बढ़ जाना था कि टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज बढ़ जाना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। अगर मैं तुमसे बोलूं तुम एल्यूमिनियम और गीलियम का मुझे साइज बता दो, किसका किसका ज्यादा होगा? गीलियम का ज्यादा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। पर देखा ये गया कि जो साइज है ना एल्यूमिनियम का वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है किसके? गीलियम के। एक्सेप्शंस तो होती है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब मैंने क्या कहा, साइज ऑफ एल्यूमिनियम और आई कैन सी रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है किसके? गीलियम की, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऐसा क्यों होता है? रीजन भी तो होगा ना ऐसा होने का। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ बात करूं एल्यूमिनियम की, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा एल्यूमिनियम की? एटॉमिक नंबर 13।
तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यही होती है। अब देखो, एल्यूमीनियम के नीचे आता है गैलियम, गैलियम से पहले डी ब्लॉक आना शुरू हो जाता है, 3d भरी जाती है। तो इसकी जो वैलेंस शेल, मैं इसके लिए सिर्फ वैलेंस शेल बता रही हूँ, वैलेंस शेल क्या होगी 4s2, 4p1 और बीच में क्या भरा जाएगा 3d10, 3d10 आ जाएगा ना। ध्यान से देखो, इसके केस में क्या भरी गई 3d, क्या भरी गई ये 3d आ गई। एल्यूमिनियम में क्या डी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, नहीं। जैसे ही गैलियम आता है तो किसकी फिलिंग शुरू हो जाती है, डी ऑर्बिटल की। चेक। अब डिफरेंस क्या है, जो ये डी ऑर्बिटल है ना, क्या डी ऑर्बिटल, इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है, डी ऑर्बिटल हैज, ऐसे लिख लेना, इट हैज पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी जो शील्डिंग होती है पुअर होती है। इसका मीनिंग क्या, शील्डिंग ने क्या कहा था, स्क्रीनिंग ने क्या कहा था, कि जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को बाहर पुश करेंगे, जिससे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। वही तो हो रहा था। पर मैंने कहा जो अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वो डी में प्रेजेंट है, डी में प्रेजेंट है, ये इतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाते, मतलब ये उतना अच्छा धक्का नहीं दे पाते। अगर ये उतना अच्छा धक्का नहीं देंगे, उतना अच्छा रिपेल नहीं करेंगे, तो मतलब जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन है उतना दूर नहीं जाएगा, वो न्यूक्लियस के पास ही रहेगा। न्यूक्लियस के पास ही रहेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा, इसलिए साइज बढ़ने की बजाय ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्या बात समझे, कि डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डी में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए, उसका शील्डिंग कैसा होता है, पुअर। पुअर शील्डिंग होने की वजह से जितना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहिए था वो उतना नहीं कर पा रहे। अगर वो उतना रिपेल नहीं कर पा रहे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इसका मीनिंग क्या, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रहेगा, कम होने की बजाय उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट, इसलिए क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्या बात समझे। तो बोला जाए अगर क्वेश्चन में एल्यूमिनियम और गैलियम में किसका साइज ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। चेंज, क्लियर। अब एक और एक्सेप्शन देखो, अगर मैं बात करूं इसी में नीचे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके नीचे क्या आता है, इंडियम और थीलियम। अब यहाँ देखो, एक इंडियम है मेरे पास और एक मेरे पास क्या है बेटा, थीलियम। अभी हमने देखा जो हमारा गैलियम था उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, 4s2, 3d10, 4p1। तो इसमें इंडियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 5s2, 4d10 एंड 5p1, यही हो जाएगी इंडियम की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और हमारी जो थीलियम है इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके नीचे आ रहा है 6s2। चेक। अब देखो जरा, 6s, n बराबर 6 है, तो मतलब इसमें 4f की फिलिंग शुरू हो जाएगी ना, तो मतलब इसमें 4f14, 5d फिल होगी, 5d10 एंड क्या फिल होगी 6p1। तो देखो जरा क्या डिफरेंस आया, जब तुम इंडियम में थे वहां पे क्या f ऑर्बिटल की फिलिंग हुई थी, नहीं। जैसे ही तुम थीलियम में आए तुम्हारी f ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू हो गई, तो मतलब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग के इलेक्ट्रॉन है सिर्फ d में प्रेजेंट है, यहाँ पे d और f दोनों है। चेक। याद रखना f ऑर्बिटल का भी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। क्या कहा मैंने, f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, f ऑर्बिटल ऑल्सो हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट।
बात समझ आई? तो यहाँ पे सिर्फ पुअर स्क्रीनिंग डी की वजह से, यहाँ पे किस किस की वजह से, डी और एफ दोनों की वजह से। तो मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग और पुअर होगी, तो जितना इंक्रीज होना था उतना नहीं होगा साइज का, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाएगा। इसीलिए बोला जाता है इंडियम और थीलियम, इनका भी साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, कंपेरेबल होता है, दैट दे ऑलमोस्ट हैव द सेम एटॉमिक रेडियाई। क्या ये बात समझ आई? ये दोनों एक्सेप्शन क्लियर है कि हमारा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं। क्लियर होगी बात? ये एक्सेप्शंस है, क्योंकि एग्जाम में जब वो पूछेगा ना, वो एक्सेप्शन पूछेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये बात हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस की। अब एटॉमिक रेडियस हम पढ़ चुके हैं, एटम की रेडियस पढ़ ली। नेक्स्ट क्या है, आयंस की बातें। आयंस तो पता है ना क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। आयंस चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। मतलब मैं कहूं आयन बनता है आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे तो अनायन बनेगा। अगर मैं कहूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे कटायन बन जाएगा। अब देखो, लेट्स सपोज मेरे पास है एक Na+ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से बना होगा, दिस इज अ कटायन। अब मैं इसकी बात करूं, आयन है तो इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, आयनिक रेडियस। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, यही होगी ना कॉन्फ़िगरेशन इसकी। अब देखो, इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस होगा, 3s1 क्यों होगा, 3s1 सोडियम की होती है ना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1 होती है ना सोडियम। सोडियम प्लस कैसे बना होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का तुमने, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नियोन जैसी ना। क्लियर है? इतनी बातें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं ना हम। चलो देखो, मैंने कहा Na+, अब इसमें ये न्यूक्लियस कहूं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर मैं ये कहूं कि मेरा ये n=1 मतलब की शेल है। अगला जो है मेरे पास ये मेरा एल शेल है, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन n=2 में प्रेजेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ये। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है n=2 में है, तो इस केस में रेडियस क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस जो है आपका वो क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस। कितनी बात क्लियर है? सेम वही बात है, एटम वाली बातें हैं, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ आयन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है वहां से टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, वो डिस्टेंस मेजर करना है आपको आयनिक रेडियस के लिए। क्लियर? अब देखो, अगर मैं कहूं आपकी आयनिक रेडियस, वो दो तरीके की होती है, एक कटायनिक एंड एक अनायनिक रेडियस। या कह सकते हैं रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन, या कह सकती हूँ अनायनिक रेडियस। चेक। तो देखो, अब हमें इतना तो पता लग गया आयनिक रेडियस क्या होती है, और आयनिक रेडियस दो केसेस में डिफाइन होती है, एक कटायन के केस में और एक एनायन के केस में। अगर मैं बोलूं पहले कि तुम्हारी जो रेडियस है वो आयनिक रेडियस किसकी है, कटायन की। कटायन की रेडियस है कि साइज ऑफ कटायन कम होता है देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। इसका मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं कहूं आपके पास है एक Na+, चेक, Na+ कैसे बना होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, ऐसे तो बना होगा Na+।
मतलब इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा, Na से एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दो तो क्या बन जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होगा। अब इस Na प्लस में जरा तुम मुझे बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, 11। अब खुद सोचो, पहले जब ये Na था, जब ये Na था तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने थे, 11 थे। तो वहां पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए थे विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट जब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करके वो कटायन बन गया, अब इस कटायन में क्या हो रहा है, इस कटायन में क्या हो रहा है कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा ही तो हो रहा है ना, कि ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, बात समझे, वो भी घट जाएगा, प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, समझ गए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो पास आ जाएगा, तो पास आने से साइज कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रेडियस ऑफ कटायन जो होती है वो क्या होती है बेटा, छोटी होती है, किससे, रेडियस ऑफ पेरेंट एटम से। क्या ये बात क्लियर है कि कटायन का रेडियस छोटा होता है किससे, पेरेंट एटम से, ये स्टार लगा के लिख लेना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, जरा देखना कि मेरे पास एक Mg2+ है और मेरे पास एक मैग्नीशियम है, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, Mg की, चेक, क्लियर इतनी बात। अब देखो ये तो कटायन की बातें हो गई, अगर मैं बात करूं तुमसे किसकी, अनायन की, कुछ सोचना, अनायन का किस कैसा होना चाहिए, अनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन से। कि अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास लेट सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं क्लोरीन में, 17, कितने होते हैं, 17। मतलब पीरियोडिक टेबल पे अभी भी दिक्कत है, एटॉमिक नंबर अभी भी नहीं याद है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होते हैं। अगर मैं कहूं मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या बना, Cl- आयन। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो नहीं बदलेंगे इलेक्ट्रॉन लेने से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 17, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब एक बढ़ गया ना, 18 हो गए, बात समझ आई। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करती हूँ तो इस वाले पोर्शन में 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन होल्ड किए हुए थे, बट इस वाले पोर्शन में 17 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं, 18। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा ना, क्या बात समझ आई। अगर मैं एक बच्चे को पढ़ाती हूँ तो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, 10 आ गए तो ध्यान डाइवर्ट होता है ना टीचर का भी। तो वही बात तो यहाँ है कि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन बराबर था, तो 17 एक एक अगर मैं बांट भी दूं 1 1 ईच था, यहाँ पे तो कम हो गया ना, यहाँ पे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो गया तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींचना कम कर दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो साइज तो बढ़ जाएगा ना, क्लियर हुई बात। इसीलिए बोला जाता है कि रेडियस ऑफ अनायन जो होती है
वो क्या होती है? पड़ी होती है किससे? रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम से। क्या ये बात क्लियर है कि अनायन का रेडियस बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से? क्लियर हुई इतनी बात कि कटायन का अगर बात करेंगे तो छोटा होता है, अनायन की बात करोगे तो बड़ा होता है। क्लियर है? अब देखो आगे। अब ये बात हम सीख गए कटायन और अनायन की, तो कुछ फैक्टर्स होंगे जिसपे आयनिक रेडियस डिपेंड करेगी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे रेडियस डिपेंड करती है? पहला फैक्टर पढ़ो। कहते हैं अगर शेल नंबर बढ़ जाता है ना तो आयनिक रेडियस बढ़ जाती है। वही तो बात है एटॉमिक रेडियस वाली, कि जब टॉप टू बॉटम तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हारा नंबर ऑफ शेल बढ़ते थे, रेडियस बढ़ती थी। उसी तरह अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबीडियम प्लस है एंड सीजियम प्लस है, चेक। अब देखो लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ओनली 1s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, क्योंकि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 1s2 रह गया। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन Na प्लस में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। पोटेशियम प्लस में सिमिलरली क्या हो गया बताओ? हाँ 3s2 3p6 भी तो आएगा आगे। आर्गन आर्गन ही तो बन गई ना बेटा वो, ठीक है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? अब इसको अगर ध्यान से देखो तुम्हें क्या समझ आया? यहाँ पे n सिर्फ 1 है, यहाँ पे n 1 और 2 दोनों है, n 1 2 और सिमिलरली नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं ना। कटायन में भी तो यही हो रहा है। अगर तुम बात करते हो लेट्स सपोज फ्लोराइड माइनस इन दोनों में देखो, फ्लोराइड माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? 1s2 2s2 2p6 हो गया ना, 2p5 होता है ना फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 2p6 हो गया। सिमिलरली क्लोराइड का क्या होता है? 1s2 2p6 3s2 3p6, यही होता है। यहाँ पे क्या फील हो रहा था? n बराबर 1 एंड n बराबर 2। नीचे क्या फील हुआ? n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर, मतलब शेल बढ़ रहे हैं ना। जैसे जैसे मतलब यहाँ फ्लोरीन में ये न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1 ये n बराबर 2। ये फ्लोरीन का केस है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है ना? हाँ, कटायन में तुम्हारे वाला केस पॉसिबल है कि शेल नंबर कम हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं Mg में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 3s1 अभी भी रह गया ना। मतलब सिंपली कैसे याद रखना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्लियर है? अगर यहाँ देखो फ्लोरीन में ये n बराबर 1 ये n बराबर 2, यहाँ पे क्लोरीन में क्या होगा? ये न्यूक्लियस, ये हमारा n बराबर 1 ये हमारा n बराबर 2 और दिस वाला n बराबर 3। तो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन में डिस्टेंस इतना था, अब क्लोरीन में डिस्टेंस ये हो गया, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गई ना यहाँ पे। क्लियर है बात? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है तो साइज हमेशा क्लियर, वेदर इट इज आयनिक वेदर इट इज एटॉमिक, हमेशा ये बात याद रख लेना। क्लियर है? चलो, तो ये बात हम समझ गए कि आयनिक रेडियस में भी नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है ध्यान से देखो, चार्ज की बात करूं, पहले कटायन की बात कर लो कि अगर कटायन का चार्ज बढ़ता है तो रेडियस कम हो जाती है। मतलब देखो
एक एग्जाम्पल मैं कहूँ तुमसे एग्जाम्पल लेने को, एक है तुम्हारा Mg2+, एक है तुम्हारा Na+। कॉन्फ़िगरेशन देखना इन दोनों की क्या आती है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बना 1s2 2s2 2p6। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p। सिमिलरली Na+ का भी क्या होगा 1s2 2s2 2p6। मतलब कॉन्फ़िगरेशन तो बराबर है दोनों का, बट डिफरेंस कैसे आया जरा ध्यान से देखो ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं बेटा 12, एटॉमिक नंबर जितने। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ सोडियम में Na+ में इलेक्ट्रॉन 10, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, कौन ज्यादा खींचेगा ये ज्यादा खींचेगा ना, समझ गए। तो साइज किसका कम हो जाएगा Mg2+ का कम हो जाएगा ना Na+ से। क्लियर। इसी में अगर तुमसे मैं बात करूं एक और एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम 3+ ले लो। एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, एटॉमिक नंबर 13 होता है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, बट प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें 13 होते हैं ना एटॉमिक नंबर जितने। अब 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एल्यूमिनियम 3+ एज कंपेयर टू Mg2+ एंड सोडियम प्लस। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा Na+ का, सबसे छोटा साइज किसका होगा एल्यूमिनियम 3+ का। कह सकती हूँ जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कटायन का साइज उतना कम हो जाता है। क्लियर है। मतलब साइज की अगर बात लिखूं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ का सबसे छोटा Mg2+ एंड देन Na+। क्या ये बात क्लियर है। अब जरा नीचे देखना, मैंने कहा कटायन की तो बात हम कर चुके, अगर एनायन के साइज की बात करूँ तो कि अगर चार्ज एनायन का बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है। अगर एग्जाम्पल में देखो, लेट सपोज एक एग्जाम्पल हो N3- का, एक एग्जाम्पल हो O2- का, एक एग्जाम्पल हो F- का। ठीक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कमेंट्स में लिखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सब मुझे बताएंगे कमेंट्स में कितना होता है। हाँ बिल्कुल सही, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है अब तो नहीं गलती करोगे 5 भूल के। नाइट्रोजन का अगर मुझे कोई एटॉमिक नंबर 5 बोल रहा है तो आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है एटॉमिक नंबर की, है ना। एटॉमिक नंबर के बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी पीरियोडिसिटी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, 7 होता है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3। अब इसमें 3 ऐड कर दिए तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में बेटा 7। एटॉमिक नंबर जितने, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है ना। तो ऑक्सीजन में Z होता है 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। फ्लोरीन का 9। एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन ये तो टिप्स पे याद कर लो। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। ध्यान से देखो अब यही बात,
यहाँ N3- की जब तुमने बात की तो यहाँ पर बेटा 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। O2- में 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। F- में 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की? यहाँ होगी ना, यहाँ होगी ना, वहां पे सबसे कम होगी। चेक, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज उतना बढ़ जाता है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बढ़ जाएगा। तो कहूं क्या कि यहाँ पर N3- का साइज O2- से बड़ा होता है और F- से। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? कटायन के साइज और अनायन के साइज की। अगर वो क्वेश्चन आयनिक रेडियस पे देगा तो ये देता है कि आयनिक रेडियस कटायन और अनायन का किस रेशियो में यहाँ पे क्या वेरिएशन है, वही पूछता है। क्लियर है इतनी बात? चल, तो ये हम समझ गए चार्ज के बारे में। अब लास्ट देखिए, इसने कहा एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहले तो मुझे जरा ये समझाओ, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बातें खूब कही थी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? ये पता है ना सबको कि आइसो, एक बार मुझे बता दो, सबके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबको पता है ना कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, क्या एग्जाम्पल है? चलो ये ले लेते हैं, N3-, O2-, F-, नियोन, Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+। क्या मुझे कोई बता पाएगा ये चीज? क्या सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? बताओ, से यस और नो। अगर सेम है तो बताओ N3- में कितने हैं? नियोन के जितने 10, O2- में भी 10, F- में भी 10, यहाँ पे Na+ में भी 10, Mg2+ में भी 10, एल्यूमिनियम 3+ में भी 10। इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि ये है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। अब आगे बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ती है तो आयनिक रेडियस कम हो जाती है। प्रोटॉन का बढ़ना, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने लिख दूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर किसी में है 10, हर किसी में है 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं जरा बताएंगे सब मुझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन N3- में कितने हैं बेटा? चार्ज से आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, क्या तुम्हें ये पता है प्रोटॉन पे इफेक्ट नहीं होता? लेन देन तो इलेक्ट्रॉन का चल रहा है ना, तो प्रोटॉन क्यों बदल रहे हो? प्रोटॉन तो उसके एटॉमिक नंबर जितने ही होंगे। N3- में भी प्रोटॉन हमेशा कितने रहेंगे? 10 नहीं हो जाएंगे? ये बात ध्यान रख लेना कि चार्ज से प्रोटॉन नहीं बदलता। क्लियर है? तो इन यहाँ पे प्रोटॉन कितने? 7। यहाँ पे कितने? यहाँ 10। उसके एटॉमिक नंबर जितने ना। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो तुम्हारा क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज कम हो गया। एक तो ऐसे तरीके से समझ सकते हो इसको। अगर तुम्हें इन सबका कंपैरिजन आता है, एक चीज समझ सकते हैं हम कि अनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है, मतलब इन सब का साइज इससे तो बड़ा होगा न्यूट्रल एटम से, और कटायन का साइज न्यूट्रल से छोटा होता है। चेक। और अनायन के केस में जितना ज्यादा नेगेटिव उतना साइज बढ़ जाता है। तो मतलब इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कटायन में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस सॉरी।
तो मतलब फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो ये ट्रेंड किसका हो गया? ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस का। क्या बात क्लियर हुई? ये ट्रेंड कैसे आया, क्यों आया? क्लियर है? ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक था वो था हमारा आयनिक रेडियस का। क्लियर हुई बात? आपकी जो वर्कशीट है उसमें क्वेश्चंस है आयनिक रेडियस के, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, नाउ अगली टर्म पे चलते हैं जो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखो पढ़ो, इसने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom of an element resulting in the formation of a positive ion। इसका मीनिंग क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन लगी ना, है ना? चलो ऐसे समझते हैं। लेट सपोज सोडियम, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, इजी होता है समझना, है ना? अगर मैं थ्योरी से समझने लगे इनऑर्गेनिक को तो नहीं समझ आएगी ना ऐसे तो। चलो लिख लेना, मैं नोट्स भी दे दूंगी। सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, पता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। सोडियम किस फॉर्म में नेचर में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, मेटल है ना। अब पहली बात, सबने एक बात तो पढ़ी है, सॉलिड और गैस के बीच में, किस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है? गैस के। तो गैस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ इजी है? गैसियस फॉर्म में से, एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। तो सबसे पहला देखो यहाँ एक वर्ड पढ़ो, गैसियस एटम। मतलब हमने अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको हमें किस में चेंज करना होगा? पहले चेक, बात समझ आई? नेक्स्ट, गैसियस एटम से। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एफिनिटी अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये वाला टॉपिक। एक बार पहले आयनाइजेशन पढ़े, इसके अगला टॉपिक हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्या डिस्कस कर रहे थे? सोडियम इन गैसियस फॉर्म। अब सोडियम इन गैसियस फॉर्म जो है, कॉन्फ़िगरेशन तो ये है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसमें से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगी तो मुझे ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालो? सबसे बाहर वाला। सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही न्यूक्लियस के सबसे दूर है। मतलब यहां अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये न्यूक्लियस, यहां मेरा की शेल, यहां मेरा एल शेल, और सबसे बाहर क्या है? ये एम शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐसे बनाऊं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो मेरा कहाँ वाला है? 3s वाला है ना बेटा, सबसे दूर है। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सबसे कम है। तो मैं थोड़ी सी एनर्जी देके इसको निकाल लूं बाहर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव this outermost shell electron, or I can say most loosely bound electron, क्योंकि यही तो सबसे कम लूजली बाउंड है ना। सबसे लूजली बाउंड तो यही है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इसी पे तो लग रहा है, तो सबसे लूजली बाउंड है। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन कैटायन, इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब सोडियम का सोडियम प्लस गैसेस बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही इसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आई ई सी। क्लियर हुई बात? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेक, इतनी बात क्लियर? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अब हमें एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। अब
एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाँ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला निकाल दो फिर दूसरा निकालो, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2। मतलब मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये एम गैसियस है, चेक, इससे तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना? एम प्लस गैसियस। तो यहां पर आपकी आयनाइजेशन क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कह सकती हूँ। इस एम प्लस गैसियस से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब तुम क्या करो, इस एम प्लस गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बनेगा? N2 प्लस गैसियस। ये एनर्जी क्या कहलाएगी इसकी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन, दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन। क्या इसमें से भी तो निकल सकता है फर्दर, जैसे एल्यूमिनियम का केस हो सकता था कि M2 प्लस से अगर मैं फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या बनेगा? M3 प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये होगी क्या? आयनाइजेशन 3। अब खुद सोच के देखो क्या बराबर होंगी? अच्छा सोचो, ये M प्लस बन गया, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज कटायन से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है। पॉजिटिव का मीनिंग क्या? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। पॉजिटिव बनते ही साइज तो कम हो गया ना, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच गया। न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचने का मतलब क्या? तुम्हें एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मतलब IE2 क्या होना चाहिए? बताओ कमेंट्स में, IE2 क्या होना चाहिए IE1 से बड़ा? तो सिमिलरली IE3 क्या होगा IE2 से? वो भी बड़ा होगा। क्लियर है? मतलब कह सकती हूँ कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर है बात? मतलब बात करूं कि IE3 बड़ा होगा IE2 से, वो बड़ा होगा किससे? IE1 से। क्लियर है कि सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो हम यही बोलते हैं कि लेट्स सपोज कि सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन का ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो पढ़ने हैं। देखो पहला जो फैक्टर है वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं कहूं इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z इफेक्टिव। अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहीं बढ़ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इसका मतलब क्या? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है मतलब वो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। मतलब मैंने कहा अगर ये Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है किस पे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा? ज्यादा ना, क्योंकि इसके बढ़ने से साइज कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पहुंच गया है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे ही अगर मैं बोलूं जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो तुम्हारी आयोनाइजेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी। क्लियर है? अगर मैं तुम्हारी साइज की बातें करूं, देखो एटॉमिक साइज, अगर साइज बढ़ गया मतलब मैं कहूं एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई,
एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ मतलब ये न्यूक्लियस था, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, चेक, तो न्यूक्लियस इसे इतने फोर्स से खींच रहा था। अब अगर मैं कहूं यहाँ पे एक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कहीं, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि हमें पता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें कम एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। तो मतलब रेडियस के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या इफेक्ट होता है, कम हो जाती है। क्लियर हुई ये दोनों बातें कि अगर मैं Z इफेक्टिव की बात करूं तो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, एंड अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो आयनाइजेशन कम हो जाएगी। क्लियर। नाउ अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करती हूँ स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट की, आप खुद सोचना जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उससे क्या हो रहा था, डिक्रीज या रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही होता है कि मैं कहूं अगर मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग उतना क्या होगा, वो न्यूक्लियस उस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाएगा, मतलब Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। मतलब मैं कहूं Z इफेक्टिव कम हो गया। अगर तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो इससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो चुका है। तो उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दोगे निकल जाएगा, तो तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोल सकते हैं ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग। क्या ये बात क्लियर है मेरी। अगली बात देखो, द नेक्स्ट पॉइंट पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, हाँ जी केशव बताइए। डाउट चैट बॉक्स में डाउट लिख दीजिए, बता दीजिए। आपको कोई भी डाउट आता है बच्चा चैट बॉक्स में लिखो कि मैम ये डाउट आ रहा है। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, मतलब पेनिट्रेट करना, पास पास जाना। अब तुमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, हाँ जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा एक s ऑर्बिटल होती है, एक p होती है, d सबशेल होती है और f पढ़ा था। वहां आपने एक और चीज पढ़ी होगी, देखो आपने पढ़ा होगा s सबशेल होती है, p होती है, d होती है और f। इनकी शेप भी पढ़ी होगी, d तक तो इनके सारे ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ी होगी ना। s स्फेरिकल होती है, p डम्बल होती है, d डबल डम्बल होती है। पढ़ा था, याद है, भूल गए। चलिए देखो, बस यहाँ जो मैं बात बताऊं वो याद रख लेना। s ऑर्बिटल जो होती है हमारी, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। मतलब अगर मैं कहूँ, देखो ना खुद से ध्यान से देखो, तुमने जब ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू की सबसे पहले क्या भरी जाती है, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 3d, लास्ट में 4f आती है ना। पहले s, फिर p, फिर d, फिर f। न्यूक्लियस के पास सबसे पहले क्या फिल कर रहे हो, s फिल कर रहे हो ना, मतलब s तो न्यूक्लियस के सबसे पास है। s न्यूक्लियस के पास है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे होगा जो s में है ना। तो मतलब कहूं पेनिट्रेशन इफेक्ट
सबसे ज्यादा कहाँ है बेटा? एस में, पी में, डी में, और कह सकती हूँ अगर इलेक्ट्रॉन एस में है तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास, पी में है थोड़ा दूर, डी में उससे ज्यादा, एफ में सबसे ज्यादा। तो अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो एस वाले इलेक्ट्रॉन पे आयनाइजेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ। बात क्लियर है? तो कह सकती हूँ कि पेनिट्रेशन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास पेनिट्रेट करेगी उतना ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। क्या यहां तक क्लियर हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का कि क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? अगर फैक्टर समझ आ गए, एक लास्ट फैक्टर देखो, एक लास्ट फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है फैक्टर। खुद सोचना, तुम्हें मैं बोलूं एक तुम्हारी है फ्लोरीन या सोडियम और एक हीलियम, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? सोडियम से। हीलियम से क्यों नहीं निकाल सकते? तुम नियोन से क्यों नहीं निकाल सकते? स्टेबल। तुमने बात कही कि मैम नियोन और आपने सोडियम कंपेयर कराया, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? 1s2 2s2 2p6 है ना, नोबल गैस है ना, इनर्ट गैस है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये जो है यहां पर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल बनेगा ये, है ना? ये ऐसा है, यहां से अगर मैं ये निकाल दूं स्टेबल बन जाएगा। हर चीज इस यूनिवर्स में क्या चाहती है? स्टेबिलिटी, स्टेबल बनना चाहती है। तो अगर मैं स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो वो अपोज करेगा ना इलेक्ट्रॉन निकालने का मेरे। तो नियोन से अगर मैं किसी भी नोबल गैस की बात करूं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो मतलब उनकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी ना, बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? तो मैं कह सकती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है फॉर नोबल गैसेस वो क्या होती है? वेरी हाई। क्या बात समझ आई? आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस के लिए क्या होती है? वो हाई होती है। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? चेक। आगे बढ़े। अब देखो, अब हम फैक्टर सीख गए तो वेरिएशन भी हमें पता ही लग जाएगा, जनरल ट्रेंड ये तो तुम मुझे बता ही दोगे, अब तुम बता दोगे ना? हाँ जी, बता देंगे ना सब, कमेंट्स में बताना मुझे। अब देखो, अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव करूं पीरियोडिक टेबल में, साइज पे क्या इफेक्ट हो रहा था? कम हो रहा था। साइज कम हो रहा था, हमने देखा था जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, हमने देखा। चलो साइज पे ही ले लेते हैं बात, जेड इफेक्टिव की बातें ही नहीं करते, थोड़ा और इजी कर देते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जब हम मूव कर रहे थे क्या हो रहा था एटॉमिक साइज को? एटॉमिक रेडियस कम हो रही थी, ऐसा ही हो रहा था ना? अगर एटॉमिक रेडियस कम हो रही है मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वह न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच रहा है, डिस्टेंस कम हो गया ना? डिस्टेंस कम होने से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच रहा है, मतलब उसको निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर रेडियस कम हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है।
तो इसका मीनिंग क्या, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब मैं कहूं कि अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप, देखो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होगा बताना, साइज पे क्या इफेक्ट होता था, साइज बढ़ जाता है। मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा ना। मतलब अक्रॉस अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज के साथ एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है इससे क्या हो रहा है, इसके बढ़ने से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इफेक्टिव से, वो हो रहा है कम, जिससे क्या हो रहा है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है। क्या ये बात समझ आई, इतनी बात क्लियर है। आयनाइजेशन का वेरिएशन कैसे होता है क्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो अगर लिखना है लिख लो, तुम बताओ, साइज तो ऑलमोस्ट सेम था ना। बाहर के इलेक्ट्रॉन ही तो निकालोगे, बाहर के तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाहर में तो एल्यूमिनियम में भी 3 है, सारे थोड़ी निकाल दोगे, एल्यूमिनियम 13+ थोड़ी बनता है। क्लियर बात, चल। सो ये तो था जनरल ट्रेंड। अगला कि जनरल ट्रेंड वाली बातें तो हर जगह नहीं रहती, कुछ तो वेरिएशन आता है। अब वो वेरिएशन क्या है, देखो ये हमेशा याद रखना लेफ्ट टू राइट का। अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है सब बताएंगे मुझे जरा, क्या क्या होता है। लिथियम से शुरू होता है, कौन कौन से एलिमेंट है बताओ, सब पूरी प्रेडिक्टेबल समझाइए। लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। हाँ जी, इसमें भी दिक्कत है क्या, 8 एलिमेंट होते हैं ना। अच्छा, अब देखो जरा, तुमने पढ़ा व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन बढ़ती है। मतलब तुम्हारा जनरल ट्रेंड कहता है जब ऐसे मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, ये कहता है। अब जरा इन केसेस को देखो, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 1s2 2s2 2p1, यही होती है ना। बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें फुली फिल्ड सबशेल से, एस कंप्लीटली फिल्ड है या पी क्या कंप्लीटली फिल्ड है, हाँ पार्शियली फिल्ड है। कंप्लीट तब होती जब 6 इलेक्ट्रॉन होते पी में, हाफ तब होती है जब 3 इलेक्ट्रॉन होते। और हमने ये चीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ध्यान से पढ़ी है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। तो यहाँ कौन स्टेबल, ये बेरिलियम स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम से निकालना मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर मैं कहूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा बेरिलियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। क्या ये बात समझ आई।
इतनी बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। यही होती है। नाइट्रोजन के केस में p हाफ फिल्ड है। ठीक है, ओके विजय प्रकाश। बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? नाइट्रोजन। बच्चा नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में हाफ फिल्ड है। और हमने पढ़ा कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबल होती है। फुली फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल। यही पढ़ा था, यही मंत्र है हमारा। अब इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से निकालना मुश्किल है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ किसकी आयनाइजेशन ज्यादा? कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। क्या ये दोनों बात समझ आई? अब जरा ध्यान से देखो, हमने जब यहाँ वेरिएशन पढ़ा तो वहां तो हमने पढ़ा बोरोन के ज्यादा बेरिलियम से, यहाँ हमने पढ़ा नाइट्रोजन के ज्यादा ऑक्सीजन से। पर हमने पढ़ा ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो जो ये पीरियोडिक ट्रेंड है वो क्या बन जाएगा? अब देखो ये पीरियोडिक ट्रेंड बदल गया ना हमारा। ये क्या आ जाएगा एग्जैक्ट? कि लिथियम की, फिर किसकी? बोरोन की। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। फिर किसकी? बेरिलियम की, कार्बन की, फिर किसकी? ऑक्सीजन की, फिर किसकी? नाइट्रोजन की, फिर किसकी? ये ट्रेंड क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का। क्या ये बात समझ आई? ये स्टार लगा के लिख लेना। अगर वो तुमसे कंपेयर कराएगा तो तुम यहाँ फंसोगे, तुम रियलिटी में करके आओगे कि हाँ मैम ने बताया था पीरियोडिक ट्रेंड होता है, लेफ्ट टू राइट तो बढ़ जाती है। मतलब बेरिलियम और बोरोन में से तो बोरोन की ज्यादा। पर तुम कॉन्फ़िगरेशन पे भी तो जाओगे, उसका एक्सेप्शन भी तो देखोगे कि किसकी ज्यादा है एक्चुअल में। क्लियर है कि किसकी ज्यादा है एक्चुअल में? ये बात समझ आई? चल, अब ये तो बात थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात थी इसकी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। पर क्या इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती? होती है ना। अब देखो इसी को जरा ऐसे पढ़ो, मैं कहूं यहाँ लिथियम, यहाँ बेरिलियम, बोरोन, इसको हमने बदल दिया था तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ किसकी आ जाती है? लिथियम, बोरोन, यहाँ पे बेरिलियम आया, फिर क्या आया था? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और यही हमने आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ट्रेंड लिखा। ये IE1 का ट्रेंड है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अब जब इसका तुम IE2 का ट्रेंड लिखोगे, IE2 का ट्रेंड कैसे लिखेंगे? देखो इस लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगी? हीलियम बन जाएगी। इसमें दिक्कत नहीं। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गई हीलियम। सिमिलरली मुझे तुम बताओ बोरोन से जब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गई? ये बेरिलियम। क्या बन गई ये? बेरिलियम। बेरिलियम क्या बन जाएगा? उसे पिछले वाला एलिमेंट आ गया ना। क्या ये बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पिछले वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हीलियम का। बोरोन से निकाला, बेरिलियम का। बेरिलियम से निकाला तो पीछे कौन आता है? लिथियम आता है ना।
सॉरी बेरिलियम से निकाला, हाँ लिथियम आता है। कार्बन के पीछे कौन आती है? बोरोन। ऑक्सीजन के पीछे कौन आती है? नाइट्रोजन के पीछे कौन आता है? कार्बन आता है। अरे 6 और 7। फ्लोरीन के पीछे कौन आता है? नियोन के पीछे कौन आती है? इतनी बात क्लियर है? नियोन के पीछे कौन आती है? फ्लोरीन। अब देखो, जैसे तुमने वो ट्रेंड लिखा ना, वैसे ये लिखना है, वैसे ही लिखना है। सबसे पहले क्या लेते हैं? नोबल गैस, क्योंकि सबसे ज्यादा होती है। तो इनमें से नोबल गैस किसकी बनी? इसकी। तो लिख दो। मैं इस तरीका सिखा रही हूँ कैसे लिखना है। हीलियम किसकी बनी? लिथियम से। तो सबसे पहले क्या आएगा? लिथियम। अगला क्या है यहाँ? फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन किसने बनाया? नियोन ने। अरे फ्लोरीन किसके ऊपर लिखा है? नियोन की ना। तो इसके बाद क्या आएगा? नियोन। अब क्या लिखा है यहाँ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ लिखा है? ऑक्सीजन ने बनाया। तो इसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिखा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसने बनाया? ढूंढो। फ्लोरीन ने। तो इसके बाद क्या आएगा? ये फ्लोरीन। कार्बन। कार्बन किसने बनाया? नाइट्रोजन ने। इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन। फिर आगे क्या लिखा है? बेरिलियम। बेरिलियम किसने बनाया? बोरॉन ने। आगे क्या लिखा है? बोरोन। बोरोन किसने बनाया? कार्बन ने बनाया बेटा, कार्बन ने। लिथियम किसने बनाया? बेरिलियम ने। बात समझे? बेरिलियम ने बनाया ना। ये किसका ट्रेंड हमने ले लिया? IE2 का। कैसे याद रहेगा? सिंपली, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना है ना। एग्जाम देना है ना बच्चों हमें तो एग्जाम देने के लिए हमें थोड़ा सा तो ट्रिक से चलना पड़ेगा। हम गलती नहीं करेंगे। सिंपली पहले का हमें याद है, पहले से दूसरा निकाल लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके पीछे वाला एटम, इससे पीछे वाला एलिमेंट ले आए और उसी की बेसिस पे अरेंज कर दें। तो अगर तुमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्वेश्चन आएगा तो आयनाइजेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी वर्कशीट में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो देता है, तो हमें ये ट्रेंड लिख लेना है कहीं साइड में निकाल के, तो इससे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है? तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द IE2। लिख लिया? तो यहां खत्म होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या समझ आई? इजी है ना बहुत। हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत इजी है। अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा मुझे बताओ, तुम खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? एफिनिटी मतलब किसी की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मतलब अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, किसी भी गैसियस एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं कहूं यहां पर मेरा M गैसियस है, चेक। वो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? M माइनस गैसियस। तो इस गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है उसी को क्या बोलते हैं? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक ये। अब देखो दो चीज मुझसे पूछा है, देखो एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चेक। एफिनिटी जब वर्ड आता है, एफिनिटी होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। अब जब कोई भी गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है
क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या होती है? वो एनर्जी रिलीज होती है। एंथैल्पी है ना, मतलब एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एंथैल्पी बेसिकली क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कब? व्हेन an isolated gaseous atom attracts an electron। बात समझ आई? डिफरेंस समझ आया? कि बात सिर्फ इतनी है, एफिनिटीज उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। बात समझ आई? तो मैं इसे कह सकती हूँ कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड energy released when an isolated gaseous atom attracts an, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा एच ईजी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या ये बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एच की टर्म में, डेल्टा एच ईजी मतलब एंथैल्पी इन द टर्म्स ऑफ कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है? अब देखो, जैसे हमने आयनाइजेशन में पढ़ा कि जो सक्सेसिव वैल्यूज होती है आयनाइजेशन एनर्जी की वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी तो सक्सेसिव हो सकता है कि मैं कहूं कि मेरा ये गैसियस एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। चेक, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एम नेगेटिव गैसियस, तो मैं कहूं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है। चेक। अब अगर ये m माइनस गैसियस है, ये फर्दर भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कि अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बनेगा? m2 माइनस गैसियस, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 होगी। ये फर्दर अगर गेन कर लेता है m2 माइनस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, that will give rise to m3 माइनस गैसियस, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी 3। ठीक है, अब मुझे खुद सोच के बताओ कौन सी ज्यादा होनी चाहिए? क्यों? अगर बात बताओ, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, m से m माइनस बनने पे नेगेटिव चार्ज आया। बच्चों सोचो कि m से m माइनस बनने में जब नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज में तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो क्या वो नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा? सेम चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। आयन पे भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगी तो तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन डालना है, और वो कह रहे हैं नहीं डाल नहीं सकते। मतलब अगर मैं कहूं तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालना है और वो रिपल्शन जो है ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये कह रही है नहीं डाल सकते, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस रिपल्शन को खत्म करना पड़ेगा ना। तुम्हें इतनी एनर्जी देनी होगी कि रिपल्शन खत्म हो जाए, है ना। जब तक तुम इस रिपल्शन को खत्म नहीं कर पाओगे तब तक तो तुम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो तुम्हें उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को
ओवरकम करना पड़ेगा, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब इस m माइनस में इलेक्ट्रॉन डालना m के कंपैरेटिवली मुश्किल है। मतलब ये जो तुम्हारा होगा ये टू बढ़ जाएगा ये वन के कंपैरिजन में। अगर तुम एनर्जी दे रहे हो तो मतलब पॉजिटिव नहीं हो जाएगी बात। तुम अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो और तुम एनर्जी दे रहे हो किसी को तो मतलब पॉजिटिव होगी। अब फर्दर m2 माइनस में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसमें तुम्हें और एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि 2 यूनिट का नेगेटिव आ गया, तो ये और पॉजिटिव हो जाएगी। कह सकती हूँ देखो कि E1 E2 बड़ी होती है, E3 और बड़ी होती है और क्या होती जाती है बेटा, पॉजिटिव होती जाती है। क्या ये बात क्लियर हुई कि ये कैसी होती है? क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि तुम्हें इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। इज दिस क्लियर? अब देखो जरा एक एग्जाम्पल कराती हूँ इसका। अब एक एग्जाम्पल से देखो इसको समझ और ज्यादा आएगा। मैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या बना, O माइनस गैसियस, यही बना। यहां पे कहा डेल्टा HEG1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो एनर्जी निकली वो 1। अब मैं कहूं मैं इस O माइनस में जब इलेक्ट्रॉन डाल रही हूं तो क्या बन रहा है, O2 माइनस गैसियस। ठीक है, तो ये इसका डेल्टा Eg2 हो जाएगा। अब खुद सोच के देखो, क्वेश्चन बोला जाता है, डाटा कहता है कि जो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ना वो तो नेगेटिव होती है बट सेकंड पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए क्या कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दे रहा है। इस रिपल्शन की वजह से जो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है बेटा बट ये क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कि ये नेगेटिव चार्ज इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। दैट्स वाई जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है इसमें। इज दिस क्लियर पॉइंट कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पहली तो नेगेटिव होती है, सेकेंड थर्ड फर्दर पॉजिटिव होती जाती है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिमिलर फैक्टर आयोनाइजेशन वाले जो हमारे फैक्टर्स थे आयोनाइजेशन में, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में है। पहला फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब तुम खुद सोचो, जितना ज्यादा ये Z इफेक्टिव होगा उसका मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। यही तो है कि न्यूक्लियस का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कह सकती हूँ कि हायर इज द force of attraction, higher is the force of attraction for the for incoming electron। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको क्या इफेक्ट होगा, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। अगर साइज की बात करूं कि अगर मेरा साइज बढ़ता है
अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट होएगा बताना। साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस हो जाएगी ना। साइज बढ़ा मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, इसका मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो कम हो गई। मतलब साइज के बढ़ने से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। चेक। अब मुझे यहां बताओ, कॉन्फ़िगरेशन में बताओ, अगर मैं बात करूं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, सोचो। पहला अगर मैं बात करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती है, कौन से ग्रुप में लाई करती है बताना। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप, ग्रुप सेकंड में, मतलब ये होते हैं हमारे ग्रुप 2, कह सकती हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, ऐसे ही होते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनमें कॉन्फ़िगरेशन आउटर क्या होती है, NS2, मतलब इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा NS2, बाहर वाली शेल फिल्ड होती है कंप्लीटली फिल्ड। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा, या किसी और इलेक्ट्रॉन को ये लेना चाहेंगे, हाँ स्टेबल है ना, क्यों चाहेंगे दूसरा। तो मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, जीरो। मैं एफिनिटी की बात कर रही हूँ, मतलब लेने की टेंडेंसी जीरो, कह सकती हूँ इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगी, खुद की इच्छा थोड़ी है इनके लेने की। अगर मैं यही चीज तुमसे बात करूं नोबल गैसेस की, वो लेना चाहेंगे, नहीं। एंड ग्रुप 15, 15 में कौन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली ना, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2, NP3 वाले, अरे नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3, आधा ही फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, ये भी तो नहीं लेना चाहेंगे। सिमिलरली इनकी भी यही होगा। अगर मैं कहूं मेरे को तो स्टिल डालना है इलेक्ट्रॉन, मेरे को तो डालना है इलेक्ट्रॉन इनमें, तो क्या करूं, एनर्जी दूं बाहर से, स्टेबिलिटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज स्टेबल है, मैं उसे अनस्टेबल बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे उसकी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो मतलब इनके केस में, सिमिलरली इनके केस में जो एनर्जी है वो तुम्हें देनी पड़ेगी बाहर से, तो इनके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। क्या बात समझ आई, कि इनके केस में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें देना चाह रहा है वो इलेक्ट्रॉन की, हम तो देंगे, बहुत पॉजिटिव होती है, लेना तो नहीं चाहते। क्लियर इतनी बात। अब नेक्स्ट इज योर वेरिएशन ऑफ योर
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लो या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलो, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज पे क्या वेरिएशन आता है? साइज कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो न्यूक्लियस चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है ना। मतलब व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा, यही तो होता है ना, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस उस बाहर वाले जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा, खींच लेगा अपनी तरफ, लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव, रिलीज्ड एन एनर्जी, एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मैं कहूं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर नेगेटिव। क्लियर? मतलब मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट में क्या हुआ? साइज के साथ क्या हुआ? साइज क्या हुआ है? कम हो गया। इससे क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ये तुम्हारा गया इंक्रीज। इससे क्या हुआ कि अट्रैक्शन पावर फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो बढ़ गई। इससे क्या हुआ? अट्रैक्शन पावर फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि डेल्टा एच ई जी बिकम मोर नेगेटिव। check, but when you are moving down the group top to bottom in a group, अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो साइज पे क्या इफेक्ट होता है? साइज बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना एक दूसरे के। तो इससे जेड इफेक्टिव कम हो गया, जेड इफेक्टिव के कम होने से अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव। वहां पे मोर नेगेटिव, यहाँ पे लेस नेगेटिव, मतलब यहाँ पर डेल्टा एच ई जी becomes less। क्या ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ आई? अगर मैं तुमसे बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव किसकी होगी? सबसे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? लिथियम की ना, क्योंकि हमने कहा व्हेन यू आर मूविंग टॉप टू बॉटम डेल्टा एच ई जी क्या हो रहा है? लेस नेगेटिव, कम हो रही है ना। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? इसकी, सबसे ऊपर यही है ना। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा पीरियोडिक वेरिएशन। अब देखो एफिनिटी ये पढ़ चुके हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? 0 होती है। बात क्लियर है कि ग्रुप 18 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 क्यों होती है? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब देखो एक और एक्सेप्शन, दूसरी एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर मैं बात करती हूँ पीरियड नंबर 2 की एंड पीरियड नंबर 3 की, किसकी बात की? एंड पीरियड नंबर 3 की।
बट इनमें भी मैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स लूंगी। देखो सारे एलिमेंट की बातें नहीं करनी है। पीरियड में फ्लोरीन और इसके नीचे क्या आता है, क्लोरीन आता है ना। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है, फ्लोरीन फ्लोरीन। फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है। फ्लोरीन पीरियड 2 का एलिमेंट है, क्लोरीन पीरियड 3 का एलिमेंट है। एक और है सल्फर, एक और है कौन सा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है और सल्फर थर्ड पीरियड का है। तुमने क्या पढ़ा, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, है ना। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्लोरीन की कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, ऐसा ही तो कहते हो। ऐसा नहीं होता, होता क्या है, एक्चुअल एक्चुअल होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा होती क्या है, देखा गया कि सल्फर की तो ऑक्सीजन से ज्यादा है एंड क्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से। ऐसा क्यों, अच्छा तुम खुद सोच के देखो। चलो एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल बहुत इजी सा एग्जांपल। घर में दो गेस्ट आने हैं, एक तुम्हारा घर और एक इसका घर। मैं कहूँ तुम्हारा घर बड़ा, तो गेस्ट कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, तुम्हारे घर में ना। साइज किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन से सल्फर का बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन आने हैं बाहर से, कहाँ ज्यादा इजिली अकोमोडेट हो पाएंगे, सल्फर में ना। एक्सेप्शन देखा गया है, ये नाइट्रोजन फास्फोरस में भी होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन का साइज छोटा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना उसको रिपेल कर रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बट यहाँ पर सल्फर जो ये एलिमेंट है बेटा, थर्ड पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये होती है। इसके बाहर एक वेकेंट 3d होती है, क्या होती है वेकेंट, मतलब इसके बाहर एक 3d ऑर्बिटल पड़ी है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है पर वो खाली है, खाली है वो 3d। वो 3d खाली है मतलब इलेक्ट्रॉन ये डाल सकता है बाहर से लाके, क्योंकि जगह ज्यादा है इसके पास। सिमिलरली क्लोरीन के पास भी क्या होती है, एक वीकेंड 3d, इसके पास भी जगह ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को डाल सकता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डाल पाएगा, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन डाल पाएगा। तो सल्फर की देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से। क्लियर है कि अगर तुमसे बोला जाए सल्फर और ऑक्सीजन से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो सल्फर की ज्यादा है, और क्लोरीन और फ्लोरीन से किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। क्लियर हुई बात। अब तुम खुद सोचना जरा, एक चीज में क्वेश्चन तुम खुद सोचो, तुम ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी, बिकम मोर नेगेटिव। तुम ऐसे आ रहे थे, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम लेस नेगेटिव। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ जो एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 17, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कह सकते हो। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके बाद तो नोबल गैसेस आ जाती है ना जिनकी तो जीरो होती है, वो नहीं चाहती लेना, कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इस वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा। तुम कहोगे कि मैम फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, पर मैंने अभी बता दिया बेटा इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसकी तो फ्लोरीन से भी ज्यादा है। तो खुद सोचना पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की।
क्या ये बातें समझ गए कि तुमसे ये ट्रेंड पूछेगा, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, मतलब एक्चुअल ट्रेंड होना जो चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन सॉरी होना क्या चाहिए था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बट ये नहीं होता। होता क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड, क्या ये बात समझ आई, ऑब्जर्व्ड ये है वो नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो क्या ट्रेंड होता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन, इज दिस पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हमने दो चीज पढ़ ली है, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ ली, एक आयोनाइजेशन पढ़ ली। नाउ कुछ तो यूज होगा ना पढ़ने का, हम कोई ट्रेंड पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ तो यूज केस होगा, तो उसका जो यूज केस है वो पढ़ना है, मतलब एप्लीकेशन पढ़नी है। पहली एप्लीकेशन इज मेटेलिक करेक्टर। तो देखो ये जो मेटालिक करेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना सब कि मेटालिक करेक्टर होता क्या है। हम पढ़ते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि मेटल्स कैसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन यूज करने की। मेटालिक करेक्टर मतलब मेटल्स हम कहीं, मतलब मेटल कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है कि दे डू हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दे, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है, यही तो है इनका मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर का मीनिंग क्या, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब तुम खुद सोचो आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में से कौन सी एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन निकालने की है, आयनाइजेशन ना। आयनाइजेशन ही तो थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक करेक्टर गवर्न करेगी। अब अगर ये मेटालिक करेक्टर गवर्न करती है, तो अगर मैं कहूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, इसका मीनिंग क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल, अरे तुम्हें अगर आयोनाइजेशन खुद सोच के देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तुम्हें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, हाँ। जिसको तुम थोड़ी सी एनर्जी देके निकाल लो मतलब वो बहुत इजी है निकालना, जिसको निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब वो न्यूक्लियस से बाउंड है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस से, इसीलिए उसको निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। समझे, किसको निकालना इजी है, जिसमें आयनाइजेशन कम होगी। अगर जिसमें आयनाइजेशन कम है उसे निकालना इजी है तो उसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा ना, जिसकी आयनाइजेशन कम होगी। जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा उसको क्या निकालना इजी है, नहीं, तो मतलब वो उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसका उतना कम मेटालिक करेक्टर हो जाएगा। तो आयनाइजेशन जितनी ज्यादा तो मैं कहूं मेटालिक करेक्टर उतना ही कम होगा। क्या ये बात क्लियर हुई, ये उतना कम होगा। चेक। अब इसी को जरा ये देखो, इसी को इसी टॉपिक में जरा पीरियोडिक वेरिएशन पढ़ लेते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, इन अ पीरियड,
लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में मूव करते हैं तो हमारा आयनाइजेशन क्या होता है, बढ़ जाती है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में आयनाइजेशन बढ़ती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन बढ़ गई। मेटालिक करेक्टर कम हो गया, मतलब मेटालिक करेक्टर कम हो गया। खुद सोचो ना, यही खुद सोचो ना, पीरियड 2 की बात करो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मेटल से नॉन मेटल नहीं आ जाती, तभी नॉन मेटल आती है ना, क्योंकि उनका मेटालिक करेक्टर नहीं होता, उनका नॉन मेटालिक करेक्टर होता है। लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल। अरे तुम्हारा लेफ्ट साइड क्या है, ऐसा ही तो है। अगर तुम इसको ही देखो, यहाँ लिथियम, पीरियड 2 की बात कर लेते हैं जरा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहाँ नॉन मेटल है ना ये। लेफ्ट टू राइट जा रही हो तो तुम्हारा मेटालिक करेक्टर कम होता जाता है ना। सबसे ज्यादा मेटालिक ग्रुप ए के फर्स्ट वाले एलिमेंट, फिर ग्रुप 2 के, धीरे धीरे ये मेटालिक करेक्टर क्या हुआ है, कम हो गया है। क्या ये बात क्लियर हुई? तभी तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जब मूव कर जा रहे हो तो नॉन मेटल आ जाती है। क्लियर? अच्छा, अगर तुम बात करो टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम मतलब इन अ पीरियड, सॉरी इन अ ग्रुप, ग्रुप की बात कर रहे हो। जब विद इन अ ग्रुप मूव कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है, आयनाइजेशन कम होती है ना साइज के बढ़ने से। आयनाइजेशन कम होती है मतलब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो तुम्हारा मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। तुमने कभी ये सुना है सीजियम, फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव होता है, सीजियम की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सुना है? क्यों? देखो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप 1 लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो मेटालिक करेक्टर कम हो रहा था, घट रहा था, डिक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम में क्या कर रहा था बेटा, ये टॉप टू बॉटम में कर रहा था ये इंक्रीजेस। तो मतलब इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए मेटालिक करेक्टर, सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर हुई बात? क्या ये मेटालिक करेक्टर समझ आया? इसीलिए जो ये एलिमेंट होता है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ नॉन मेटालिक करेक्टर की, तो ये नॉन मेटालिक करेक्टर मतलब नॉन मेटल्स का करेक्टर, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना। नॉन मेटल डू हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही पढ़ते हैं, मतलब दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, यही होता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब मैं कहूँ कोई भी नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, F माइनस बनाने की। अब जो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, ये किस एनर्जी से दिखाते हैं हम, एफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। मतलब ये टेंडेंसी शो होती है किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। थोड़ा सा अलग से इसको ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, लगे ना मिक्सअप कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर, उतना ज्यादा क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर। अब तुम मुझे बताना, टॉप टू बॉटम और
लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? अगर तुम मूव करते हो टॉप टू बॉटम तो क्या होता है? साइज बढ़ जाता है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो मतलब तुम्हारा नॉन मेटालिक करेक्टर नीचे आ रहे हो, कम हो रहा है ना, तो तुम्हारा टॉप टू बॉटम में मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? कम। मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? कम। बट अगर तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर, सॉरी नॉन मेटालिक करेक्टर, यहाँ ऐसे लिख लेना, ठीक है, वर्ड रह गया। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये बढ़ जाता है, ये इंक्रीज करता है। इसीलिए तो देखा जाता है, अरे राइट साइड नॉन मेटल होती है ना, लेफ्ट साइड मेटल्स होती है। क्या ये बात क्लियर है? मेटालिक है नॉन मेटालिक करेक्टर क्लियर हुआ? सो ये एप्लीकेशन है बेसिकली किसका? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर किसका एप्लीकेशन है हमारा? इसका आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। सो आई होप इतना समझ आ गया जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो जब नेक्स्ट क्लास में जब आए ना, वर्कशीट को लगाने का ट्राई करना, सॉल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन अब क्या टॉपिक रह गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक करेक्टर एंड एनोमलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड एक टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, जो इसी का फर्दर एप्लीकेशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी की। सो जितना पढ़ाया है पढ़कर आना, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इजी हो जाए। जब मैं आपसे पूछूं किसका आंसर क्या आएगा, आपको आना चाहिए। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया ना केशव? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको भी समझ आ गया ना ये? चल, सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे। मिलते हैं।